हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। ठीक है, दोनों तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। पहला ये है कि राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या दूसरे तरीके से आपसे कह सकता है राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एग्जाम में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन और आया है, डिफाइन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट को डिफाइन किया यहाँ पे। ये क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट इंक्रीज कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी विच अल्टीमेटली इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट। जैसा कि हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टॉपिक में पढ़ा था कि सीएचएफ में क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं, वेंट्रिकल्स में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। देखिए, वेंट्रिकल्स रिलैक्स तो नॉर्मली होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ब्लड की फीलिंग भी होती है, लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो अयोटा में जाता है, बॉडी में पंप होता है ना। तो जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाती है, जिससे वो कंप्लीट जो जितना फीलिंग हुआ वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर पाते। अब ब्लड का इजेक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो फर्दर हमारी जो बॉडी की डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, है ना। डेफिनेशन में हमने देखा था कि सीएचएफ क्या होता है? अ कंडीशन इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू पंप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू फुलफ़िल द बॉडी रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसी ड्रग्स, अब आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आइनोट्रॉप का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ड्रग्स हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करेंगी उनको हम कहेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। एंड जो ड्रग्स हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे उनको हम कहेंगे निगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट क्या करते हैं? बेसिकली इंक्रीज करते हैं कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, यानी कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंप्रूव करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करते हैं, जिससे अल्टीमेटली होता क्या है कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंप्रूव हो जाता है और जो बॉडी की डिमांड थी वो फिर फुलफिल हो पाती है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट का एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्वाबेन। तो आप ये दो दो एग्जाम्पल बेसिकली याद करिए, डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, ये दोनों क्या हैं? हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट हैं जो हमारे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करते हैं। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सीएचएफ के केस में हमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करना है, तो डिजॉक्सिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एनिमेशन की हेल्प से हमने जो है मैकेनिज्म को डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसको क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कब यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड indicated for severe left ventricular systolic dysfunction and not indicated for diastolic और right sided heart failure। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का हमें यूज़ कब करना है? तो हमें यूज़ करना है सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। देखिए बेसिकली हार्ट के ये 4 चैम्बर हैं, क्लियर है? ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है। अब यही वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो हमारा ब्लड जो है होल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब इस वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। रिलैक्स होना मीन्स डायस्टोलिक कंडीशन और कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिस्टोलिक कंडीशन। तो अगर हमारा वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल वाले में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टोलिक फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो गया, तो सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, इस तरह के सीएचएफ को ट्रीटमेंट में हम लोग जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और नॉट इंडिकेटेड इन डायस्टोलिक और राइट साइडेड हार्ट फेलियर, मीन्स अगर ये राइट साइड वाले में प्रॉब्लम आ रही है या अगर कोई डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो उस केस में हम लोग डिजॉक्सिन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन का कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। एडवर्स इफेक्ट देखिए क्या है, कार्डियक इफेक्ट, यानी अगर हम लोग यूज़ करते हैं ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड मीन्स डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन को, तो कार्डियक यानी हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरिथमिया। अरिथमिया मीन्स टैकीकार्डिया। अरिथमिया का मतलब जो हमारा हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो जाए, है ना, या तो हमारा हार्ट रेट या हार्ट जो है रिदम टू फास्ट हो जाए या टू स्लो हो जाए, है ना। ठीक है, नॉर्मल से अगर एबव जा रहा है तो उसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया, अगर नॉर्मल से हार्ट रेट नीचे जा रहा है तो उसको हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया। तो बेसिकली
जब हम लोग सीएचएफ में यूज़ करेंगे इस कार्डियक ग्लाइकोसाइड को यानी डिजॉक्सिन को, तो डिजॉक्सिन क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करता है ना। दैट मीन्स ये क्या कॉज करेगा, टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया मीन्स अरिथमिया की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सेकंड है हाइपोकैलीमिया, ये कैल्सीमिया हो गया, इसको कैलीमिया करिएगा आप लोग, हाइपोकैलीमिया है ना। डिक्रीज इंट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल, पोटेशियम के लेवल को ये कम करता है। कैसे कम करेगा अब आप जान रहे हैं, अभी आप जब मैकेनिज्म देखेंगे, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैकेनिज्म जो है डिजॉक्सिन का ज़रूर समझें, है ना। मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर होगा तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ अभी क्या देखे थे, मैकेनिज्म हमने देखा था कि मायोसाइट का ये ईसीएफ ये बाहर का पोर्शन है और ये इनसाइड द सेल है। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, इसी को हमारा डिजॉक्सिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब ये इनहिबिट हो जाएगा तो पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। क्लियर है, तो इंट्रासेलुलर जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑन जीआईटी पर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर क्या इफेक्ट होता है डिजॉक्सिन का, इट स्टिमुलेट्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द मेडुला दस रिजल्टिंग इन नजिया एंड वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग और डायरिया, ये सारी चीज़ें डेवलप होगा जीआईटी की वजह से, जीआईटी पर इफेक्ट की वजह से। अगला क्या है, डिजॉक्सिन क्या करता है, सीएनएस को भी जो है थोड़ा सा अफेक्ट करता है, जैसे हेडेक, फटीग, कन्फ्यूजन एंड ब्लड विजन, ये कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट है डिजॉक्सिन के सीएनएस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मीन्स जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं डिजिटलिस, ये किसी अदर ड्रग के साथ क्या इफेक्ट शो करे, है ना। कोई अदर ड्रग अगर इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे रही है या कोई अदर ड्रग इसकी एक्टिविटी को घटा दे रही है, मतलब ये जो ड्रग है हमारा डिजॉक्सिन, ये दूसरे ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ना, वही चीज़ हमको देखना है। इसमें क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस विद डायूरेटिक्स रिजल्टिंग इन हाइपोकैलेमिया विच कैन कॉज डिजिटलिस अरिथमिया। मीन्स अगर हम डिजिटलिस को डायूरेटिक्स के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो हाइपोकैलेमिया कॉज हो सकता है, और अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो हमें डिजिटलिस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा और डिजिटलिस की वजह से अरिथमिया कॉज होगा, अरिथमिया मीन्स टैकीकार्डिया कॉज होगा। इसको कोरिलेट करिएगा। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे यूरिन के आउटपुट को प्रमोट करते हैं। मीन्स डायूरेटिक्स की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में पोटेशियम, सोडियम या जो भी आयंस का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है ना, वो कम होने लगता है। तो फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हाइपोकैलीमिया। और अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो डिजॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा, क्योंकि डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन जो है एक दूसरे के कम्पिटेटिव हैं। अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो डिजॉक्सिन का एक्शन कम आएगा, अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो डिजॉक्सिन का एक्शन ज़्यादा आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इन केस ऑफ सीएचएफ हम लोग डायूरेटिक्स को डिजिटलिस के साथ यूज़ करते हैं तो डायूरेटिक्स की वजह से पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे डिजिटलिस यानी जो डिजॉक्सिन है ये बाइंडिंग साइट से ज़्यादा बाइंड करता है, और ज़्यादा बाइंड करने की वजह से मे बी कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए या जो है डिजिटलिस की वजह से अरिथमिया कॉज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्शन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन विद क्विनिडिन एंड विरापामिल कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यानी क्विनिडिन और विरापामिल क्या है, आप देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिजॉक्सिन क्या करता है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है इनसाइड द सेल, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है डिजॉक्सिन। और क्विनिडिन और विरापामिल क्या है, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो इनसाइड द सेल क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, और कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो ये बात हमको विशेष ध्यान रखना है कि क्विनिडिन और विरापामिल जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इनका यूज़ हम लोग सीएचएफ में नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन, ओमेप्राजोल एंड टेट्रासाइक्लिन इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉक्सिन। ये जो कुछ ड्रग्स हैं, इरिथ्रोमाइसिन है या जो ओमेप्राजोल डीएसआर जिसको हम कह रहे हैं ना, और टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन जो रेस्टिक्लिन के नाम से आता है मार्केट में, एंटीबायोटिक है। तो ये इनके साथ अगर हम लोग डिजॉक्सिन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर बायो अवेलेबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं डिजिटलिस का एक्शन, जो डिजॉक्सिन का एक्शन है वो भी जो है नॉर्मल से ज़्यादा होगा, मीन्स टॉक्सिक एक्शन आ सकता है। तो इन सब केसेस में हमको ध्यान रखना है, अगर हमको इन्हें यूज़ करना है, ओमेप्राजोल, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन के बिना काम नहीं चल रहा है, कोई अदर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं डिजॉक्सिन के डोज को थोड़ा सा कम करके देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रग दैट डिक्रीज डिजॉक्सिन लेवल, वो ड्रग्स जो डिजॉक्सिन के लेवल को कम करते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो ड्रग क्या कर रहे हैं, डिजॉक्सिन के लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ा दे रही है। ठीक है, वो ड्रग्स जो ड्रग के डिजॉक्सिन के लेवल को कम करती हैं उसमें क्या है, एंटासिड्स, नियोमाइसिन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन। यानी एंटासिड्स और जो नियोमाइसिन है ना, ये क्या करते हैं, डिजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को जो है डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है रिफाम्पिसिन एंड फिनोबार्बिटोन एक्सिलरेट्स द
ये मेटाबॉलिज्म करिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। रिफाम्पिसिन एंड फिनोबार्बिटोन एक्सिलरेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिजॉक्सिन, यानी रिफाम्पिसिन और फिनोबार्बिटोन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। हम जान रहे हैं कि जो रिफाम्पिसिन और जो फिनोबार्बिटोन है ये आपका एंजाइम इंड्यूसर है, और इनकी वजह से अगर एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूस होंगे तो जो है डिजॉक्सिन का जो भी हम पर्टिकुलर ड्रग इसके साथ खा रहे हैं, जैसे रिफाम्पिसिन के साथ डिजॉक्सिन अगर ले रहे हैं तो रिफाम्पिसिन की वजह से मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूस होंगे और वो क्या करेंगे, डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म जल्दी कर देंगे। अगर जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो फिर एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंजाइम इंड्यूसर एक्टिविटी की वजह से जो डिजॉक्सिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टीबी है, टीबी का कोई पेशेंट है तो उसको जो है रिफाम्पिसिन दिया जा रहा है। टीबी के केस में है ना, रिफाम्पिसिन बेसिकली यूज़ करते हैं, पोटेंट ड्रग है टीबी के बैक्टीरिया के लिए, है ना। तो अगर रिफाम्पिसिन वो ले रहा है और एट द सेम टाइम उसको सीएचएफ वाली प्रॉब्लम हुई जिससे उसको डिजॉक्सिन भी दिया जाना है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजॉक्सिन के डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिफाम्पिसिन की वजह से एंजाइम जो है उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी इंड्यूस्ड है, और जैसे ही हम डिजॉक्सिन नॉर्मल डोज लेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको मेटाबोलाइज कर देंगे, जिससे डिजॉक्सिन का हमें जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो डिजायर्ड इफेक्ट मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमें डिजॉक्सिन के डोज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्राइंडिकेशन। इसमें बेसिकली हमें ये जानना है कि डिजॉक्सिन को हम किस केस में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखिए क्या है, कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपोकैलेमिया एज इट बाइंडिंग टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज इंक्रीज, दैट मीन्स इंक्रीज्ड डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। तो पहला चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि डिजॉक्सिन को उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है, मीन्स उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम। अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो बाइंडिंग साइट से डिजॉक्सिन ज़्यादा बाइंड करेगा। ये चीज़ हमने बखूबी मैकेनिज्म में समझाया है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार वॉच करें, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्राइंडिकेटेड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एज सीवियर अरिथमिया में डेवलप, ठीक है। तो दूसरा हमें डिजॉक्सिन का कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, और वेंट्रिकल्स की वजह से जो टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इस केस में भी हमें डिजॉक्सिन को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर इस केस में हम डिजॉक्सिन का यूज़ करेंगे तो टैकीकार्डिया और भी ज़्यादा टैकीकार्डिया हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। तो मे बी कि जो है एरिथमिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, इन दोज पेशेंट्स हैविंग सीवियर रीनल और हिपैटिक डिजीज, थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, रेंटल को रीनल करिएगा। इन दोज पेशेंट्स हैविंग सीवियर रीनल और हिपैटिक डिजीज, ऐसे पेशेंट्स जिनका रीनल फेलियर वाला केस है या फिर उनमें कोई लीवर का डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें डिजॉक्सिन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो मे बी कि जो डिजॉक्सिन है उसका मेटाबॉलिज्म करने में प्रॉब्लम है, और अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो उसका लेवल प्लाज्मा में बढ़ता रहेगा। प्लाज्मा में लेवल ज़्यादा होने की वजह से मे बी कि जो है डिजिटालिस की वजह से उसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, रीनल फेलियर। अगर रीनल प्रॉब्लम होगा तो क्या होता है कि डिजॉक्सिन मेटाबॉलिज्म तो हो जा रहा है लेकिन वो जो है बॉडी से एक्सीड नहीं कर पाएगा, है ना। एक्सीड नहीं कर पाएगा तो मे बी की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। मतलब आप इतना समझिए कि डिजॉक्सिन के साथ ट्रीटमेंट करना बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी जो है प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। मीन्स अगर किसी पेशेंट में मान लीजिए डिजिटालिस की वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, विड्रावल करना है। विड्रावल मीन्स उसको छुड़ाना है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटालिस शुड आइदर बी स्टॉप्ड और द डोज शुड बी रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ टॉक्सिसिटी। सबसे पहले तो हमको यही करना है कि डिजिटालिस का डोज जो है वो हमें या तो रोक देना है तुरंत अगर टॉक्सिसिटी हो रही किसी पेशेंट में, या फिर उसके डोज को हमें धीरे धीरे कम करना है। सेकंड क्या है, यूज़ ऑफ पोटेशियम डिप्लीटिंग डायूरेटिक्स शुड बी डिसकंटिन्यूड। मतलब ऐसी डायूरेटिक्स जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रही थी उस डायूरेटिक्स का यूज़ करना हमें स्टॉप करना है, ठीक है। क्योंकि इन केस ऑफ सीएचएफ जो है बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो है डायूरेटिक्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर कोई डायूरेटिक्स जैसे थायराइड वगैरह है तो ये क्या करते हैं, पोटेशियम सोडियम ये सारे आयंस को जो है बॉडी से निकालने का काम करते हैं ना। तो अगर कोई ऐसा डायूरेटिक यूज़ कर रहे हैं जो पोटेशियम के लेवल को कम कर रहा है तो उस डायूरेटिक्स के यूज़ को हमें तुरंत डिसकंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट क्या है,
दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया, मीन्स अगर कोई डायबिटीज़ की वजह से उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा कम हो चुका है तो हमें उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम का लेवल कम मतलब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का आना। तो पोटेशियम के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देना है। अब डायूरेटिक्स तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका बीपी भी बढ़ा हुआ है और हमें सीएचएफ के पेशेंट को मॉनिटर करना है तो उसे डायूरेटिक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम एक ऐसा डायबिटीज देंगे जो पोटेशियम को स्पेयर करके रखता है, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया जिसको हम कह रहे हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटीज। सब चीज़ को सारा काम करेगा, वो जो है यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पोटेशियम के एक्सक्रीशन को कम करेगा। तो ऐसे डायबिटीज को हम क्या कहेंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटीज, जिसका यूज़ करना है इन केस ऑफ डिजिटाइज टॉक्सिसिटी। दूसरा क्या करना है, सप्लीमेंटेशन विथ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी यूज्ड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है ये एक सप्लीमेंट है, इसका यूज़ करेंगे जिससे उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको करना है इन केस ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट देखिए क्या है, पोटेशियम रिप्लीशन। अगर पोटेशियम का डिप्लीशन, ये देखिए पोटेशियम का अगर डिप्लीशन ज़्यादा हो गया तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लीशन करना पड़ेगा, यानी पोटेशियम का लेवल अगर कम हो गया तो उसे फिर से मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है, पोटेशियम क्लोराइड इज एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट इन अ डोजेज ऑफ 2 ग्राम इन एवरी 4 आवर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम ईसीजी ऑफ द पेशेंट शुड बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। तो इस केस में हमको क्या करना है कि अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा कम हो गया तो उसे पोटेशियम क्लोराइड का सप्लीमेंट देना है और ओरल रूट से देना है 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम डोज रहेगा उसका, और हर 4 घंटे पर उसे 2 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का सप्लीमेंट देना है। और इस टाइम हमको क्या करना है कि पेशेंट का ईसीजी भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप प्रिपेयर करिए। पहला है डिफाइन आइनोट्रॉपिक एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, 2023 में एग्जाम में पूछा गया, जिसको हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट क्या होते हैं। सेकंड क्या है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटालिस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको क्लियर करिए। नेक्स्ट क्या है, राइट अबाउट इंटरेक्शन ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस का इंटरेक्शन जो अभी अभी हमने देखा कि एक ड्रग यानी डिजिटालिस दूसरे ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, राइट कंट्राइंडिकेशन ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस कहाँ कहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड है, जस्ट अभी हमने पढ़ा। राइट यूजेस ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस का यूज़ कहाँ करना है, ये भी हमने पढ़ा। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज इंडिकेटेड फॉर सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो यानी कि ये जो है डिजिटालिस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सीएचएफ में करेंगे, वो भी कौन से सीएचएफ में, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का डिसफंक्शन हुआ हो, वो भी सिस्टोलिक वाला डिसफंक्शन, उस केस में हम लोग डिजिटालिस का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।